अरे हाँ माँ, अब और कितना ज्ञान दोगी तुम फोन पर। मैं समझ गई मुझे ससुराल में क्या करना है क्या नहीं करना। अब रखो फोन, मुझे काम है, मेरे मुंह दिखाए होने वाली है। अरे ज्ञान नहीं है, ये पूंजी है पूंजी। ये बातें जो मैं तुझे बता रही हूँ ना, ये हर नई बहू के लिए जाननी बहुत जरूरी है। जब मैं नई नई शादी करके आई थी तब मेरी माँ ने भी मुझे समझाया था, ससुराल में जरा स्वाद अनुसार ही सब कुछ होना चाहिए। अरे माँ ये सब बातें मत करो ना। अरे ये भी अब मेरा ही घर है, यहाँ मैं सबके साथ प्यार से रहूंगी तो मुझे भी प्यार ही मिलेगा। बस यही सारी बात, इन्हीं की तो मुझे चिंता है। अरे कितनी भोली है तू, कुछ समझती नहीं। मैं कह रही हूँ ना। सुजाता कुछ और कहती है इसके पहले ही कंचन की सास कमरे में आ जाती है और कंचन से कहती है, अरे कंचन चलो, मोहल्ले की सब औरतें आ गई है, तुम्हारी मुंह दिखाई के लिए लेट हो रहा है। जी माँ जी अभी आती हूँ। अच्छा माँ फोन रखती हूँ, बाद में बात करूंगी। कंचन जल्दी से फोन रखकर घूंघट करके हॉल में जाती है जहां सब लोग उसका इंतजार कर रहे थे। अरे बहू रानी जरा घूंघट तो हटाओ, हम भी तो देखे तुम्हारी चांद सी शक्ल। अरे वाह, अब चांद जमीन पर टहलने लगा तो आसमान का क्या होगा। खैर ये लो, मैंने घूंघट उठा दिया, देख लो अब जो है यही है। सभी औरतें हंसने लगती है और फिर एक एक करके कंचन को आशीर्वाद और पैसे देती है। लेकिन कंचन को अपनी सास का मजाक कुछ पसंद नहीं आया था। मम्मी जी ने ऐसे क्यों कहा? उन्हें सबके सामने ऐसा तो नहीं कहना चाहिए था। लेकिन अब मैं उनसे क्या ही बोलूं, ये भी तो नहीं कह सकती कि मुझे उनकी बात का बुरा लगा। कंचन अपने कमरे में बैठी ये सब सोच रही थी, तभी उसकी ननद सुधा वहां आती है। अरे भाभी क्या ख्याली पुलाव पका रही हो? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं सुधा। आओ ना, बताओ कोई काम था क्या? भाभी एक नई पिक्चर लगी है, चलो ना देखने चलते हैं। वैसे भी अभी तो आपकी इतनी कमाई हो गई है नीचे। आप मुझे एक पिक्चर तो दिखाई सकती है ना, आखिर मैं आपकी ननद जो हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें पिक्चर जरूर दिखाऊंगी, बस तुम्हारे भैया आ जाए फिर चलते हैं। शाम को कंचन, सुधा और मधुर तीनों पिक्चर देखने जाते हैं। वाह कितनी अच्छी पिक्चर थी, मजा आ गया। हाँ ठीक ही थी, मुझे तो ऐसा कोई खास मजा नहीं आया, पर चलो तुम्हें अच्छी लगी तो ये अच्छी बात है। लगता है आपको पिक्चरों की ज्यादा समझ नहीं है भाभी, इसीलिए आपको ये पिक्चर अच्छी नहीं लगी, वरना पिक्चर में कोई कमी नहीं थी। सुधा का इस तरह से बोलना कंचन को पसंद नहीं आया। वो सबके साथ मीठा मीठा बोल रही थी, लेकिन बदले में उसे कड़वे जवाब ही मिल रहे थे। अरे छोड़ो ना ये सब, सुधा तू जाकर गाड़ी में बैठ, मैं और तेरी भाभी जरा आइसक्रीम लेकर आता है। ठीक है भैया। मुझे नहीं खानी कोई आइसक्रीम, चलिए यहाँ से। अरे क्या हुआ, सुधा की बात बुरी लगी क्या? और नहीं तो क्या, नहीं लगनी चाहिए क्या? यहाँ कोई बोलने से पहले सोचता भी है। अरे कंचन वो भी छोटी है, कुछ भी बोल देती है। तुम तो बड़ी हो ना, तो तुम समझदारी दिखाओ और उसकी बात पर ध्यान मत दो। ये लो मीठी मीठी आइसक्रीम खाओ। सुबह से बार बार कोई ना कोई मेरा मूड खराब कर रहा है, ऐसे में मीठी आइसक्रीम का क्या करूं? ये स्वाद मेरे मूड से मैच ही नहीं होगा। जैसे तैसे कंचन घर वापस आती है। एक हफ्ता बीत जाता है। अक्सर कंचन के घर वाले किसी न किसी बात पर उसका मूड खराब कर देते थे। कंचन अब तुम्हें घर में पूरा एक हफ्ता हो गया है, मैंने तुम्हें काफी कुछ सिखा भी दिया है। अब मैं चाहती हूँ कि आज दोपहर का खाना तुम बनाओ और अपनी माँ जैसा मत बनाना, जैसा मैंने सिखाया है बिल्कुल वैसा बनाना। इतना बोलकर कीर्ति वहां से चली जाती है, लेकिन कंचन का मूड फिर से खराब। इस घर के लोग सीधे मुंह कोई बात ही नहीं करना जानते क्या? हर बात घुमा फिरा कर ऐसी क्यों बोलते हैं जिससे मेरा मूड खराब हो? ठीक है, शायद माँ ने ठीक ही कहा था, ससुराल अब स्वाद अनुसार ही चलेगा। कंचन ने गुस्से में खाना बना दिया और टेबल पर पटक कर अपने कमरे में चली गई। ये क्या, ये कंचन खाना टेबल पर रखकर क्यों चली गई? ऐ सुधा, जाकर उसे बुलाकर तो ला। ठीक है माँ, अभी जाती हूँ। सुधा कंचन के कमरे में उसे बुलाने जाती है और देखती है कंचन चादर ओढ़कर लेटी है। अरे क्या हुआ भाभी, खाना खाने चलो। नहीं मेरा मन नहीं है, जाओ तुम लोग खा लो, मैं बाद में खाऊंगी। अच्छा चलो ठीक है। सुधा जैसे ही कमरे में वापस जाने के लिए मुड़ती है, पीछे से उसकी माँ के जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। हाय ये क्या बना डाला, ज़बान जल गई, कितना तीखा था। ये माँ इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही है भला? सुधा भागी भागी जाती है और कीर्ति से पूछती है, क्या हुआ माँ, क्यों चिल्ला रही हो? मिर्ची तेज हो गई है क्या खाने में? पानी पानी। ये लो पानी। लगता है भाभी ने आज मिर्ची बहुत तेज कर दी है। कीर्ति सारा पानी पी जाती है और फिर गुस्से में बोलती है, ज्यादा मिर्ची? ये ज्यादा मिर्ची नहीं थी, ये बहुत ज्यादा थी, बहुत भयानक मिर्ची थी। कंचन, कंचन इधर आ। कंचन बहुत शांति से कीर्ति के सामने आती है और पूछती है,
जी माँ जी, कहिए क्या हुआ? मेरा कोई काम था क्या? काम की बच्ची, ये तूने आज खाने में इतनी मिर्ची क्यों भर दी है? हमें मारने का इरादा है क्या? और इसीलिए खुद खाने भी नहीं आई? अरे नहीं तो मम्मी जी, मैंने तो बस अपने मूड के हिसाब से खाना बनाया है, स्वाद अनुसार। ये आप क्या कह रही हैं भाभी? मूड के हिसाब से मतलब मैं खाना बनाने गई थी तब मेरा मूड बहुत खराब था और इसीलिए खाना ऐसा बना। अगर मेरा मूड अच्छा होता तो खाना जरूर अच्छा बनता, लेकिन अब ये तो आप लोगों पर है ना। अगर आप मेरा मूड अच्छा रखेंगे तो आपको अच्छा खाना मिलेगा, वरना यही सब खाना पड़ेगा। इतना बोलकर कंचन वापस अपने कमरे में चली गई। सुधा और कीर्ति एक दूसरे का मुंह ताकती रह गई। माँ, ये अचानक भाभी को हो क्या गया? पता नहीं सुधा, लेकिन जो भी हुआ है बहुत खतरनाक था। एक बार मधुर को आने तो फिर बात करते हैं इस बारे में। फिलहाल तो मुझे रसोई से शक्कर ला कर दो फटाफट। हाँ माँ। मधुर घर आता है। कीर्ति और सुधा उसे सब कुछ बता देती है। स्वाद अनुसार ससुराल, ये क्या बात हुई? हमें क्या पता भैया, जाओ जाकर भाभी से पूछो। उन्होंने कहा है जैसे उनका मूड रहेगा वैसे ही वो स्वाद डालकर खाना बनाएंगी। अच्छा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? उसका मूड खराब है तो आप अच्छा कर देंगे, बस फिर क्या। फिर तो अच्छा खाना बनाएगी ना। वाह, ये अच्छा है। मतलब अब ये घर उसके मूड के हिसाब से चलेगा। बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। मोहल्ले की औरतों को ये सब पता चलेगा ना तो हंसेंगी मुझ पर। उफ़ो माँ, मोहल्ले की औरतों को बताने कौन जा रहा है? आप भी ना भैया, आप तो भाभी की साइड ले रहे हो। अरे तो फिर ठीक है ना, जैसा तुम लोगों को ठीक लगे तुम करो, मेरा इस सबसे कोई लेना देना नहीं है। रात का खाना सुधा और कीर्ति मिलकर बना लेते हैं। घर का माहौल काफी गर्म था। कंचन तो किसी से बात ही नहीं कर रही थी। अगले दिन मधुर की बुआ घर आती है। अरे मधुर बेटा, जब से तेरी शादी हुई है घर आने का मौका ही नहीं मिला। आज जाकर फ्री हुई तो सोचा बहू रानी के हाथ का खाना चख लूं और तुम सबसे भी मिल लो। खाने का नाम सुनकर सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कहा क्या? हाँ, अरे नहीं दीदी, आपने बिल्कुल ठीक किया। सुधा, जरा जाकर कंचन को बुला कर ला। हाँ, भी जाती हूँ माँ। सुधा चिड़ा हुआ मुंह लेकर कंचन को बुला लेती है। कंचन अपनी बुआ सास के पैर छूती है। अरे खुश रहे बहू, खुश रहे। ये ले, तेरे लिए लाई हूँ साड़ी, रख ले। कंचन मन ही मन सोचती है, अरे वाह, लगता है बुआ जी घर के बाकी लोगों जैसे नहीं है। चलो अच्छी बात है, अगर ये अच्छी है तो मैं भी इनके साथ अच्छे से रहूंगी, इन्हें अच्छा स्वादिष्ट खाना खिलाऊंगी। कंचन सोच में डूबी थी कि तभी सीता बोल पड़ती है। अब यहीं खड़ी रहेगी क्या? ये नहीं कि जाकर चाय नाश्ता बनाए। आजकल की बहुएं भी ना, इनसे जरा हंस हंस के क्या बात कर लो, काम ही नहीं करना चाहती। मेरी बहू भी ना ऐसी निकम्मी है, जरा सा हिलती नहीं है। लगता है अब आने वाले समय में सासों के तो बुरे हाल होने हैं। ये सब सुनकर कंचन को आ गया गुस्सा। वो तन तना कर रसोई में जाती है। उधर मधुर, कीर्ति और सुधा घबराते हैं, न जाने अब कंचन रसोई से क्या बना कर लाएगी। देखो तो अभी से इतने तेवर। अरे कीर्ति, आगे क्या होगा तेरा? अरे छोड़िए ना दीदी, ये तो बस ऐसी है। आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ अच्छा सा बना कर लाती हूँ। अरे नहीं, जब घर में बहू है तो तू क्यों काम करेगी? अरे तुझ जैसी सास ही तो बहुओं को बिगाड़ती है। करने दे उससे काम, और तू यहीं बैठ मेरे पास। रहने दो ना मम्मी, आज बुआ भाभी का स्पेशल खाना खाकर ही मानेगी। रसोई में इनकी आवाज साफ जा रही होगी और भाभी को सब सुनाई भी दे रहा होगा। ऊपर से ये बोलना भी तो बंद नहीं कर रही है। अरे वही तो, आज खैर नहीं है। क्या कहा तूने? अरे मेरा मतलब है आज कंचन की खैर नहीं है। अब आप आ गई है ना बुआ जी, तो आप उसे सुधार कर ही जाइएगा। मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। हाँ हाँ, तू जा बेटा, आराम से जा। मधुर तो हंसता हुआ घर से निकल जाता है, लेकिन अब बुआ जी की शामत आई थी। कंचन रसोई से एक बड़ी सी ट्रे में चाय और प्याज की पकौड़ियां बनाकर लाई थी। ये लीजिए बुआ जी, आराम से खाइए। नाश्ता रखकर कंचन तो चली जाती है, लेकिन कीर्ति और सुधा की सांस से अटकी हुई थी। देखो तो कैसी घमंडी है ये लड़की, यहाँ मेरे पास बैठी भी नहीं, बस ट्रे पटक कर चली गई। जैसी बुआ जी नाश्ता खाती है उनका भी वही हाल होता है जो कीर्ति और सुधा का हुआ था। हाय हाय, ये चाय में चीनी की जगह नमक क्यों मिलाया भाई? और ये पकौड़ियाँ कैसी है? ये प्याज की पकौड़ियाँ, ये मिर्ची, हाय बाप रे, मेरी तो जबान जल गई। जरा जल्दी से पानी तो दो। ये लीजिए बुआ जी पानी। सीता एक के बाद एक पानी का गिलास खत्म कर रही थी। माँ, भाभी ने तो बुआ जी का हाल बेहाल कर दिया। हाँ बेटा, अब तो लोग हमारे घर खाना खाना ही बंद कर देंगे। मैं जा रही हूँ भाई,
और सबको जाकर आगाह कर दूंगी कि गलती से भी तुम्हारे घर खाना खाने ना आए। अरे बुआ जी सुनिए तो। बुआ जी तो नाराज होकर घर से चली जाती है। अब कीर्ति को बहुत गुस्सा आ रहा था। ये क्या नाटक है? जैसा उसका मूड होगा वैसा खाना बनाएगी। अरे ये अपने आप को समझती क्या है? छोड़ो ना माँ, अभी तुम जाकर भाभी से कुछ बोलोगी तो फिर उनका और मूड खराब होगा, फिर रात में और खराब खाना मिलेगा, ऐसे तो हम भूखे ही रह जाएंगे ना। नहीं, अब मैं उसे रसोई में घुसने ही नहीं दूंगी। बैठी रहे अपने कमरे में खराब मूड के साथ। आई बड़ी महारानी। कीर्ति गुस्से में अपना झोला लेकर बाजार जाने लगी और सुधा उसके पीछे पीछे चल दी। अरे रुको ना माँ, कहाँ जा रही हो? मैं भी आती हूँ साथ। अरे घर में फल सब्जी नहीं है, वही लेने जा रही हूँ, चल। दोनों माँ बेटी साथ में बाजार चले जाते हैं और कंचन अपने कमरे में लेटकर अपनी माँ से फोन पर बात कर रही थी। बहुत अच्छी बेटा, अब तो सबकी अकल तू ठिकाने पर ले आई होगी, इन सबको अकल आ जाएगी। अरे छोड़ो ना माँ, मेरा वो मूड अच्छा नहीं है, ये सब करके कोई मजा नहीं आ रहा, उल्टा और खराब लग रहा है। लेकिन जैसे कुछ ऐसा मिलना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल ठीक सोचा है तूने। कंचन बात कर रही थी तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। अरे इस वक्त कौन आया? माँ मैं बाद में आपसे बात करूंगी। कंचन दरवाजे पर जाती है और देखती है कि सामने पड़ोस की मंजू आई थी, जिससे वो अपनी मुंह दिखाई पर मिली थी। घर पर कोई नहीं है क्या बेटा? नहीं ना आंटी जी, शायद मम्मी जी और सुधा दोनों मार्केट गए हैं। आपको उनसे कुछ काम था क्या? हाँ बेटा, दरअसल आज मेरे घर में मेहमान आने वाले हैं और वो अचानक से आ रहे हैं बिना पहले से बताए। मेरी बहू भी घर पर नहीं है। मैंने सोचा था सुधा बिटिया से कहूंगी कि मेरे साथ चलकर खाना बनवा दे, अकेले मुझे बहुत तकलीफ होगी ना। लेकिन अब तो सुधा भी घर पर नहीं है, लगता है अकेले ही काम करना पड़ेगा। अरे नहीं आंटी जी, आप अकेले कैसे इतना काम करेंगी? ऐसा करते हैं मैं आपके साथ चलती हूँ, मैं खाना बना दूंगी। क्या सच में बेटा? हाँ बिल्कुल आंटी जी, रुके मैं घर में ताला लगाकर चलती हूँ। लेकिन जब मम्मी जी और सुधा वापस आएंगे तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि मैं आपके घर में हूँ? अरे बेटा, भाभी जी घर से कहीं भी जाती है तो चाबी मुझे ही देकर जाती है, क्योंकि बगल वाला घर है ना मेरा, वो समझ जाएगी। तू चल, मेहमान बस आते ही होंगे। अच्छा ठीक है आंटी जी। कंचन मंजू के साथ उनके घर चली जाती है। 1 घंटे बाद कीर्ति और सुधा वापस घर आते हैं और घर में ताला लगा देखकर हैरान हो जाते हैं। यह क्या, घर में ताला क्यों लगा हुआ है? नहीं माँ, अरे कहीं भाभी अपने मायके तो नहीं चली गई? अरे चुप कर, तेरा दिमाग खराब है क्या? तभी वहां पर मधुर भी आता है। अरे माँ, कंचन पड़ोस वाली मंजू आंटी के घर में है, उसने मुझे फोन करके बता दिया था, क्योंकि सुधा का फोन नहीं लग रहा था। हाँ वो बाजार में नेटवर्क नहीं आता है ना, कभी कभी फोन नहीं लगता है। अरे लेकिन वो मंजू के घर में क्या कर रही है भला? चलो चल कर देखते हैं। तीनों मंजू के घर में जाकर देखते हैं तो वहां बहुत से लोग आए हुए थे और कंचन हंस हंसकर सबको खाना परोस रही थी। अरे बाप रे, इन बेचारों को अभी जोर की मिर्ची लगने वाली है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो लोग तो खाने की खूब तारीफ करते हैं। हैं? ये क्या हुआ? ये लोग अभी तक चिल्लाए क्यों नहीं? इसका जवाब तो सिर्फ कंचन ही दे सकती है माँ। अरे तुम लोग बाहर क्यों खड़े हो? आओ आओ अंदर आओ, देखो तुम्हारी अन्नपूर्णा बहू ने कितना अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाया है। सब लोग उंगलियां चाट रहे हैं, आओ तुम भी खाने बैठ जाओ। तीनों डरते डरते खाना खाने बैठते हैं और खाने का पहला निवाला मुंह में रखते ही बोलते हैं, वाह 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 वाह, कितना स्वादिष्ट खाना है, मजा ही आ गया खाकर। हाँ ये खाना हमारे घर से तो बिल्कुल अलग है, इसमें तो बहुत स्वाद है। हाँ, क्योंकि यहाँ मेरा मूड बहुत अच्छा था और इसीलिए खाना उसी के स्वाद अनुसार बना है। आंटी जी मुझसे बहुत प्यार से बात करती है और मेरी बहुत तारीफ भी की, जिसकी वजह से मेरा मूड अच्छा रहा तो खाना भी अच्छा बना। ये बात थी, समझी माँ, समझी सुधा। अरे भाभी आप घर चलिए ना, भर भर के मैं आपकी तारीफ करूंगी। हाँ, और फिर तू हमें भी ऐसा ही खाना बनाकर खिलाना। बहुत हुआ जला बुना बेस्वाद खाना। अरे 2-4 तारीफ मैं भी कर दूंगी बस। हाँ तो ठीक है, मुझे मंजूर है। चलो, अंत भला तो सब भला। सुन रहे हैं जी, मानसी जी ने फार्म हाउस खरीदा है, बता रही थी पूरे 1 करोड़ का पड़ा है। वहीं पर अपने रहने के लिए मकान भी बनवा लिया, सामने गार्डन है, फल फूल सब्जी सब घर में ही उगा कर खाएंगे अब। अरे खरीद लिया तो खरीदने तो, उनके पास होंगे 1 करोड़ रुपए तो उन्होंने ले लिया। सामने वाले की मांग में सिंदूर देखकर अपना माथा तो फोड़ा नहीं जाता। जितनी चादर है उतना ही पैर पसारने के बारे में सपने देखा करो। माँ, फिजूल की बातें सोचकर अपना दिमाग खराब करो ना मेरा,
ऑफिस जाने का समय हो रहा है, ये बताओ नाश्ता बनाए कि नहीं? अरे बन गया है, लीजिए नाश्ता। ठीक कह रहे हैं आप, ज़्यादा बड़े बड़े सपने देखकर अपने रातों की नींद क्यों उड़ानी, जो है उसी में संतोष करना आना चाहिए। लीजिए, बहू ने आपका टिफ़िन बना दिया है, आप ऑफिस के लिए निकल जाइए। कहते ना, जिसके पास जितना होता है उससे ज़्यादा पाने की इच्छा हमेशा मन में रहती है। उसके 2 बेटे हैं जिनकी शादी हो चुकी है, परिवार के रहने लायक 4 कमरे का पक्का मकान भी है। कुल मिलाकर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि एक दिन गौतम के पास गांव से उसकी माँ का फ़ोन आता है। अरे गौतम, सारी उम्र बीत गई हमारे अकेले गांव में रहते रहते। मैं तुझे पूछती हूँ, कैसी दिन के लिए तुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा किया था कि हमें अपना बुढ़ापा अकेले यहाँ गांव में काटना पड़े? मैंने तुम्हें अपने साथ रखने से मना तो नहीं किया। अरे 100 बार तो कम से कम आज तक आपको मैं अपने साथ शहर लेकर आया हूँ, लेकिन 3 दिन रुकने के बाद चौथे दिन से आप गांव की रट लगाना शुरू कर देती हो। अब आप ही बताओ, इसमें मेरी क्या गलती है? अरे नालायक, तो हमसे तुम्हारे उस माचिस के डब्बे में रहा नहीं जाता, सांस ही नहीं आती, शुरू होने से पहले खत्म हो जाता है तुम्हारा मकान। यहाँ देख, गांव में कितना लंबा चौड़ा मकान है मेरा। अपने इतने बड़े खुले मकान को छोड़कर तेरे उस छोटे से घर में आकर क्यों रहूं मैं? अम्मा, मुझसे क्या चाहती हो आप? देखो, मैंने अपनी सारी ज़िंदगी शहर में रहकर गुजारी है, अब मैं तो गांव में आकर नहीं रह सकता। अब आप ऐसा करो, गांव में ही रहो, मैं आपकी देखभाल के लिए किसी नौकर का इंतज़ाम कर देता हूँ। अरे नालायक, शर्म नाम की चीज़ है ही नहीं आजकल के बच्चों में। माँ बाप की सेवा करना ही नहीं चाहते। देखो तो सही कैसे पल्ला झाड़ रहा है मेरी जिम्मेदारी से। क्या चाहती हो अम्मा, बताओ, क्या करूं मैं? मेरे घर में आकर आपको रहना नहीं है, मैं गांव आकर रह नहीं सकता, तो बताओ क्या हो सकता है फिर? क्यों नहीं हो सकता? एक ढंग का मकान ले लेना जिसमें थोड़ी सी सांस तो आए। अरे मन से प्यार होता ना तुझे माँ से तो तू कब का बड़ा हवादार मकान ले चुका होता। 2 दिन हो गए सही से रोटी तक खाई नहीं जा रही मुझसे। जब से तेरे बाबूजी गए हैं यूं ही अकेले पड़ी रहती हूँ, कोई देखने वाला भी नहीं। अब तो लग रहा है 4 दिन की जिंदगी बची है, क्या पता कब उसका बुलावा आ जाए। पिछले हफ्ते में ये तीसरी बार फोन था जब गौतम की माँ ने गांव से फोन करके उसे छिली छिली बातें सुनाई थी। फिर माँ का फ़ोन आया था, बहुत कुछ सुना रही थी। कह रही थी आजकल तबीयत बहुत ख़राब रहती है, पता नहीं कितने दिन की मेहमान हूँ। सही बताओ तो मुझे बिना माँ की चिंता रहने लगी है। तो यहाँ बैठकर चिंता करने से क्या होगा? गांव जाकर लेकर क्यों नहीं आते माँ जी को? अरे मैं तो ले आऊँ, लेकिन तुम्हारी सासू माँ यहाँ रुके तब तो। कहती हैं नया मकान लूँ तब हमारे साथ आकर रहेंगी। उन्हें तो खेतों के आगे 4 पाई डालकर सोने में ही नींद आती है, कूलर पंखे की हवा में वो सो नहीं सकती। तुम ही बताओ, हमारे इस मकान में हम लोगों का गुजारा हो जाए उतना ही बहुत है। यहाँ पर खेत कहाँ से लाए हम? आपकी बात तो सही है, आप एक बार पता तो करो कि अगर कोई ज़मीन मिल जाए जो हमारे बजट में हो। पत्नी के कहने पर गौतम कई जगह ज़मीन के बारे में पता लगवाता है, लेकिन शहरों में ज़मीनों के हाई फाइव रेट सुनने के बाद उसका सर चकराने लगा था। अरे भाग्यवान, उस ज़माने में ज़मीन खरीद कर मकान बना लिया हमने, तो आज रहने के लिए सर पर छत है, वरना आज के ज़माने में तो ज़मीनों के रेट आसमान छू रहे हैं। अरे हम नहीं ले पाएंगे माँ की पसंद का घर। जब से गौतम की माँ का फ़ोन आया था, गौतम और उसकी पत्नी देवकी दोनों परेशान रहने लगे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। एक दिन, बाऊजी, दादी जी को इसी बात से परेशानी है ना कि हमारे यहाँ हरियाली नहीं है। आप उनको कहिए ना कि वो एक बार यहाँ आए तो सही, हरियाली का इंतज़ाम मैं कर दूंगी। अरे बेटा, छोटा सा घर है हमारा, अब यहाँ कहाँ तुम हरियाली का इंतज़ाम कर पाओगी? बाऊजी, हम लोग बाजार से जाकर कुछ पौधे ले आएंगे और घर में, आंगन में, जहाँ भी जगह है सब जगह छोटे छोटे पौधे लगा देंगे। जहाँ भी दादी जी की नज़र जाएंगी उन्हें हरियाली ही नज़र आएगी, फिर तो उनकी शिकायत दूर हो जाएगी ना। अरे नहीं बेटा, तुम समझी नहीं।
तुम्हारी दादी को ना शहर की हवा से, यहाँ के भोजन से, हर चीज़ से समस्या है। कहती है ये खाद मिली सब्जियां नहीं खानी। अब तुम ही बताओ, घर को तुड़वा कर खेती करवाना शुरू करते हैं हम और घर को खेत बना दे तो क्या हमारा परिवार सड़क किनारे झुग्गी में रहेगा? कहता है ना, बूढ़ा आदमी बच्चों से भी ज़्यादा ज़िद्दी हो जाता है, अपनी ज़िद को छोड़ने को तैयार ही नहीं है। माँ समझती नहीं है कि शहर में रहने वाले लोगों की मजबूरी होती है बाजार से हर सामान खरीद कर खाना। इतनी महंगाई हो रखी है, इतनी बड़ी ज़मीन लेकर खुद सब्जी उगाकर खाना सबके लिए तो संभव ही नहीं है। पापा जी एक बात बताइए, घर में 4 कमरे हैं जिसे हम लोग हर रोज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये जो पीछे इतना बड़ा आंगन है, कपड़े सुखाने के अलावा और कौन सा इस्तेमाल होता है इसका? घर नहीं तुड़वा सकते लेकिन आंगन तो तुड़वा सकते हैं ना। मेरी बात मानिए तो आंगन के फर्श को तुड़वा डालिए और यहाँ जो कच्ची ज़मीन मिलेगी ना, इसी में दादी जी के लिए थोड़ी थोड़ी सब्जियाँ लगा दीजिएगा। दादी जी को ताज़ी हवा भी मिलती रहेगी और ताज़े फल सब्जियाँ भी, तब तो उनकी शिकायत दूर हो जाएगी। बेटा आइडिया तुम्हारा बुरा नहीं है। छोटी बहू एकदम ठीक कह रही है। आप ही कहते हैं ना, जितनी चादर उतना पाँव पसारना। तो बस हमारी चादर इतनी तो है ही ना, हम अपनी चादर में पाँव पसारने की तैयारी करते हैं। मैं कल ही मजदूरों को बुलाकर ये आंगन खुदवा देती हूँ। उसके बाद बाजार जाकर टमाटर, भिंडी, लौकी, पालक सबके बीज ज़मीन में डाल देते हैं। अरे थोड़ा थोड़ा भी निकलेगा तो माँ जी के लिए तो उतना ही बहुत है। देवकी ने अगले ही दिन मजदूरों को बुलवाकर पूरा आंगन खुदवा दिया था। वहीं दूसरी तरफ गौतम अपनी माँ को लेने के लिए गांव पहुंच गया था। चलो माँ, आ गया मैं आपको लेने। पूरी तैयारी करके चलना, अब वापस आपको गांव नहीं जाने दूंगा। पहले तो आप यहाँ गांव में अपनी इच्छा से लौट कर आ जाती हो, फिर उसके बाद हर रिश्तेदार को फ़ोन करके यही बताती हो कि मैं और देव की तुम्हारी सेवा नहीं करना चाहते। पता नहीं क्या क्या करती रहती हो माँ तुम भी। लो आते ही माँ के साथ मुजोरी करनी शुरू कर दी। अरे डरती थोड़ी ना हूँ मैं किसी से, जब भी कहा सच्ची का तो कौन सा मेरी सेवा कर रहा है। जीवन भर से शहर में अपनी लुगाई के साथ बैठा हुआ है। गौतम माँ की बात सुनकर गुस्से में लाल पीला हो गया था, लेकिन जानता था कि माँ के सठिया चुके दिमाग के आगे उन्हें कुछ भी समझाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना है। इसलिए वो चुपचाप माँ का सारा सामान बंधवा कर उन्हें अपने साथ शहर ले आता है। देखिए, जितना हम तीनों सास बहू से हो सकता था उतना तो हमने कर दिया है। मैंने मजदूरों को बुलाकर पूरा आंगन खुदवा दिया है। आंगन अब खेती करने के लिए बिल्कुल तैयार है। बड़ी बहू ने घर के अंदर तमाम पौधे लगा दिए हैं और ये बाहर आंगन की दीवारों पर भी आर्टिफिशियल घास है ना, वो चिपकवा दी है ताकि माँ की नज़र जहाँ भी जाए उन्हें हरियाली ही हरियाली नज़र आए। लेकिन एक समस्या है। अब क्या समस्या है? देखिए जी, जब से ये आंगन में खुदाई का काम चालू हुआ है ना, गौरव और सौरभ दोनों बड़े नाराज़ हैं। आप एक बार बच्चों से बात करके देखिए ना। क्या बात है बेटा, तुम्हारी माँ बता रही है कि तुम कुछ परेशान हो। हाँ पापा, माँ ठीक कह रही हैं। अच्छा खासा बना हुआ मकान है, क्या ज़रूरत है आपको पूरा आंगन खुदवाने की? और एक बात ये बताइए, आपने आंगन खुदवा तो डाला, लेकिन इस घर में समय किसके पास है खेती करने का? आपको ऑफिस जाना होता है, हम दोनों भाइयों को तो सांस लेने भर की फुर्सत नहीं है। और ये तीनों सास बहू वैसे ही पूरे दिन घर के काम का रोना लेकर बैठी रहती हैं। सिर्फ ज़मीन खुदवाने से थोड़ी ना उसमें फल पौधे निकल आएंगे। बेटा, बात तो तुमने पते की है। वही तो हम कह रहे हैं पापा। और देखिए, मुझसे और भैया से तो आप उम्मीद करना ही मत कि अब हम ये सब करने वाले हैं। 8 घंटे की जगह 10 घंटे ऑफिस में काम करके वैसे ही दिमाग का एकदम भरता बना रहता है। खेती करना तो दूर की बात है। पहले उस खुदे हुए आंगन को देखकर मेरा मूड खराब हुआ जा रहा है। ठीक है बेटा, तुम दोनों नाराज़ मत हो, मैं कुछ सोचता हूँ। अभी तुम जाओ, ऑफिस के लिए निकलो। भाग्यवान बच्चे तो ज़मीन में हाथ लगवाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। देखो, हमें तो ऑफिस जाना होता है, तुम्हें थोड़ा समय निकाल कर पौधों की देखभाल कर दिया करना। देखिए, आपको मना करना तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन आप भी समझिए ना, बहू के पास बच्चे हैं, घर के काम है, पहले ही बड़ी बिजी रहती हैं दोनों, और अब माँ जी आ गई है तो उनकी देखभाल में ही मेरा तो पूरा समय निकल जाया करेगा। मेरी भी तो अब उम्र हो रही है, कितना काम कर पाऊँगी मैं। मेरी एक बात मानिए, वैसे भी 4 साल की नौकरी बची है आपकी। आप अपनी नौकरी से VRS ले लीजिए। माँ जी की भी शिकायत रहती है कि आपने उनकी सेवा नहीं की, और देख रहे हैं ना, माँ जी की तबीयत वाकई काफ़ी ख़राब है, कितनी कमज़ोर हो गई है। उन्हें वास्तव में हमारी सेवा और देखभाल की ज़रूरत है।
आप सोच कर देखिए ना, छोटा सा खेत होगा आंगन में, तो माँ जी का दिन भी उन पेड़ पौधों के बीच में आराम से बीत जाया करेगा। उनके लिए घर की ताज़ी सब्जियां तो मिलेंगी ही और वो मन भर कर खा भी सकेंगी। सारी बातों को ध्यान में रखने के बाद अंत में गौतम यह फैसला लेता है कि उसे ही माँ की देखभाल के लिए अपनी नौकरी की कुर्बानी देनी होगी। वो अपने दफ्तर में VRS लेने के लिए एप्लीकेशन लगा देता है। माँ बिल्कुल भी फिक्र न करना, तुम गेस्ट रूम खाली कर दिया है मैंने। तुम आराम से इस गेस्ट में रहो, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो अपनी बहू को आवाज़ लगा देना। 2-4 दिन में मैं इस ज़मीन की खुदाई निराई करके इसे खेती लायक बनाता हूँ और तुम्हारे लिए ताज़ी ताज़ी सब्जी का इंतज़ाम कराता हूँ। गौतम की भी पूरी उम्र बीत गई थी शहर में नौकरी करते करते। गांव के खेती करने वाले लोगों की तरह फावड़ा कुदाल चलाने की उसकी आदत भी पीछे छूट गई थी। हालांकि उसे परेशानी तो बहुत हो रही थी, लेकिन फिर भी माँ की खुशी के लिए गौतम पूरी मेहनत से आंगन को तैयार करता है और उसके बाद देवकी के मंगाए हुए बीजों को ज़मीन में डाल देता है। कुछ दिनों में बीजों से पौधे निकल आते हैं। माँ जी, आपको कमरे में बैठने से घुटन होती है ना, लाइए आपकी चेयर वहीं आंगन में डाल देती हूँ, वहीं अपने छोटे से खेत में बैठकर ताज़ी हवा खाइए। अरे बहू जरा इधर आ। ए हाल में कैक्टस के पौधे क्यों लगा रखे हैं? इतनी भी अकल नहीं कि घर के अंदर ऐसे पौधे नहीं लगाए जाते? माँ जी, वो मैंने नहीं लगाए, बड़ी बहू है ना, उसने आपके लिए लगाए थे ये घर के अंदर सारे पौधे। क्या हुआ, आपको पसंद नहीं है क्या? शहर में रहकर एकदम मुड्ढ बुद्धि हो गई हो तुम। कैक्टस का पौधा कौन घर में लगाता है? अशुभ माना जाता है ये कांटे वाला पौधा। सास से डांट खाने के बाद देवकी कैक्टस के पौधों को घर से निकालकर बाहर कर देती है। माँ जी, यहाँ तो सब उल्टा ही हो रहा है। हमने तो सोचा था ये फूल पौधे लगाकर दादी जी को खुश कर देंगे, लेकिन उल्टा दादी जी तो किसी न किसी बात पर हमें झाड़ी पिलाती रहती है। कल मुझसे कह रही थी, ये कैसा पौधा लगाया है तूने, इसकी वजह से घर में कीड़े आते हैं। आपको पता है माँ जी, पूरे 500 रुपये का पौधा था, दादी ने निकाल कर बाहर फेंक दिया। अरे बहू, वो पौधे खरीदने से पहले थोड़ा तू दिमाग लगाती तो तू तो जैसे पूरी की पूरी पौधों की नर्सरी उठाकर घर में ले आई। पहले किसी समझदार आदमी से सलाह ले लेती कि कौन से पौधे घर के अंदर लगाने लायक है और कौन से नहीं। जब उल्टे सीधे काम करेगी तो झाड़ तो खानी पड़ेगी ना। अच्छा बेटा, तू फटाफट से ना 2 कप चाय बना ला। 10 मिनट बाद, लीजिए माँ जी, शाम के 4 बज गए आपकी चाय। थोड़ी देर भी शांति से आँख बंद करके नहीं बैठ सकते? कुछ ना कुछ हो हल्ला मचाए रहते हो। खाना खाने के बाद सोचा था 2 घड़ी आराम कर लूंगी, तब से तुम्हारे पोते पोतियों ने घर को जंग का मैदान बना रखा था। अब उनसे बचकर यहाँ आंगन में आकर 4 पाई लगा कर लेटी तो तू चाय का कप लेकर मेरे सर पर खड़ी हो गई। तू ही पी ले चाय, मुझे नहीं पीनी। एक तो शुरू होने से पहले तुम्हारा घर खत्म हो जाता है। मुझे तो टेढ़ी आग भी नहीं भाता गौतम का ये छोटा सा घर। दादी को एक बार गुस्सा आया तो समझो एक एक करके सबका नंबर आना तय है। गौतम से शुरू होकर दादी का पारा बारी बारी से सब पर छलकने लगा। ए गौतम, कहाँ है तू? गांव से तो बड़ी बड़ी बातें करके लेकर आया था मुझे। आंगन में मेरे लिए खेत बनाएगा। ऐसी खेती होती है क्या? ना इसमें तूने खाद डाली, ना टाइम पर सिंचाई करता है। अरे कुछ नहीं निकलने वाला जमीन में, अगर तेरे यही ढंग रहे तो। बेचारा गौतम अभी थोड़ी देर पहले ही खाना खाकर आराम से बैठा था, लेकिन माँ की गुस्से में बड़बड़ाती हुई आवाज़ सुनकर वो दौड़ता हुआ आंगन में आ जाता है और चुपचाप पौधों की सिंचाई करने लगता है। देख नहीं रहा कितनी घास निकल आई है टमाटर के पौधों के बीच में। उखाड़ इन सबको बैठकर, वरना सारी ताकत तो यह घास ही ले जाएगी। टमाटर में कहाँ से जान पड़ेगी? तुम नाराज मत हो माँ, मैं पूरे खेत की सफाई कर देता हूँ। जहाँ भी घास फूस है सबको उखाड़ कर फेंक दूंगा। हाँ, अच्छे से सफाई कर इसकी। उसके बाद बाजार जाकर खाद भी लेकर आना। दादी पूरा दिन गौतम को नचा कर रखती। कभी बाजार से खाद मंगवाती, कभी खेत में पानी डलवाती, कभी उसकी गुड़ाई करने को कहती। जब इतने से भी मन ना भरता तो सरसों के तेल से अपने पैरों की मालिश कराती। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि दादी तो बीमार थी, तो बीमार दादी कैसे सबकी नाक में नकेल डाल रही है?
अरे बीमारी बीमारी कुछ नहीं है, दादी को तो हल्का सा जुकाम हुआ था जो 2 दिन की सेवा पानी के बाद ठीक हो गया था। अब तो दादी के अंदर इतनी ताकत आ गई थी कि उनकी एक दहाड़ पर पूरा मोहल्ला कांप उठता था। कुछ दिन बाद, अरे देवकी, ये आजकल सुबह का नाश्ता करने के बाद माँ कहाँ गायब हो जाती है। देख रहा हूँ दिन में आजकल माँ घर में दिखाई नहीं देती। पहले तो पूरा दिन मुझे अपनी उंगलियों पर नचा कर रखती थी, आजकल खेत की देखभाल करने के लिए ताने भी नहीं मार रही है मुझे। ठीक कह रहे हैं आप, मुझे तो कह कर जाती है कि मोहल्ले में टहल कर आ रही हूँ, लेकिन उसके बाद कई कई घंटे तक माँ जी का कुछ अता पता नहीं रहता। अच्छा, एक काम कर दो, ज़रा सुबह के समय वो पड़ोस वाले भाई साहब अखबार पढ़ने के लिए ले गए थे, अब थोड़ा खाली हुआ हूँ तो अखबार ही पढ़ लेता हूँ। ऐसा करो, ज़रा अखबार मांग कर ला दो। देव की पड़ोस वाले घर में अखबार मांगने जाती है तो देखती है सासू माँ तो पड़ोस वाले घर में हॉल में लगे सोफे पर आराम फरमा रही है। अरे बहन जी, मेरी सासू माँ आपके यहाँ? हाँ देव की बहन, माँ जी तो रोज़ हमारे यहाँ आकर आराम करती है। बुरा मत मानिएगा, लेकिन क्या ज़रूरत थी इतना अच्छा खासा आंगन तोड़वा के खेत बनाने की। आराम से बच्चे शाम के समय खेलते कूदते थे वहाँ। और आपकी सासू माँ भी कह रही थी कि पूरे घर का कबूतर खाना बनाकर रखा है देवकी और गौतम ने। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ आदमी 2 मिनट चैन से बैठ सके। आंगन में बैठ जाओ तो वहाँ खेत में से निकल कर मच्छर काट काट कर जीना मुश्किल कर देते हैं। पूरे हॉल में बहू ने पेड़ पौधे सजा रखे हैं, जिसकी वजह से कभी चींटी तो कभी मच्छर जीने नहीं देते। ऊपर से आपके पोते पोतियाँ इतना शोर करते हैं कि बेचारी माँ जी आराम ही नहीं कर पाती। अब आप ही देख लो ना, अगर आपके आंगन का तमाशा ना बनाया होता तो इतनी दिक्कत ना आती। बच्चे आराम से बाहर आंगन में खेलते तो घर के अंदर इतना शोर शराबा हुड़दंग ना होता। माँ जी भी सुकून से अपने कमरे में आराम कर पाती। पड़ोसन की बातें सुनने के बाद तो देवकी का सर चकराने लगा था। आप ये बताइए बहन जी, ये सारी बातें माँ जी ने कही क्या आपसे? बिल्कुल बहन जी, हम अपने मन से बातें थोड़ी ना बनाएंगे, हम तो वही बता रहे हैं जो माँ जी ने हमें बताया। अरे हमें कौन सा शौक चढ़ा था अपने अच्छे खासे मकान का कबूतर खाना बनाने का। मेरे इतने अच्छे खासे मकान को माँ जी कबूतर खाना बोल रही है ना। इस घर की दुर्गति उन्हीं के कारण हुई है। हमें भी कोई शौक नहीं है पूरे घर में पेड़ पौधे उगाने का। वो तो माँ जी की खुशी के लिए मेरी दोनों बहुओं ने घर में जहाँ भी जगह मिली सब जगह पौधे लगा दिए। माँ जी को ताजे फल सब्जियाँ मिल सके, ताज़ी हवा में आराम कर सके, इसके लिए हमने आंगन तोड़वा के खेत बनवाया। बेचारे मेरे पति गौतम ने तो नौकरी से इस्तीफा तक दे दिया, और माँ जी आपके घर आकर हमारी बुराइयाँ कर रही है। किसी ने ठीक ही कहा है, चोर चोरी से जा सकता है, हेरा फेरी से नहीं।